Hello everyone, and this is your English mentor Shalini Mahendra's. Welcomes you all to these All India Speed Test discussion only on Mahendra's official YouTube channel. So ST नंबर 46 का डिस्कशन आज हम करने वाले हैं एकदम सटीक तरीके से और बहुत कम टाइम में किस तरीके से हम क्वेश्चंस को यूं चुटकियों में सॉल्व करेंगे ये हम यहाँ डिस्कशन में सीखते हैं। जैसा कि मैंने बार बार बोला है, लास्ट STs का डिस्कशन भी अगर आपने देखा होगा, ST नंबर 45, 44, 43, 42 एंड सो ऑन, तो उनमें भी आपने ये देखा होगा कि आप लोग जब एसटी देते हो तो उसका एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसटी को एनालाइज अच्छे से नहीं करते हो देन ऑब्वियसली यू विल हैव अ प्रॉब्लम, राइट? क्योंकि एनालिसिस अगर अच्छे से नहीं हुआ तब आप फिर क्या करोगे ना कि प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी, आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे अच्छे से। ठीक है, सो डाउट क्लियरिंग के लिए आपके लिए ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 से 29 तक, जिसमें दिया हुआ है यू हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, सेलेक्ट न्यू इंप्रूवमेंट। यानी कि ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ पार्ट जो है वो बोल्ड में दिया हुआ है, आपको ऑप्शंस में उसके कुछ करेक्ट पार्ट दिया होगा। ठीक है, आपको वही करेक्ट ऑप्शन चूज करना है जिसमें उसका करेक्शन है। लेकिन अगर सेंटेंस करेक्ट है, मतलब कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सीधा सीधा आंसर आपको मार्क कर देना है नो इंप्रूवमेंट। करेक्ट? चल, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? योर कमिंग होम टू डिनर ऑन टाइम शुड बी अ रूल रादर दी एक्सेप्शन। मतलब डिनर के समय तुम्हारा डिनर टाइम पे समय पे घर आना क्या है, एक रूल है, एक्सेप्शन नहीं है। तो यहां पे अगर आप देखोगे, पहली चीज तो ये है कि यहां पे आपको एक पर्टिकुलर रूल की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर आपने देखा कि शुड बी अ रूल, तो एक तो ये रॉन्ग हो गया आर्टिकल। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक पॉइंट हैज बीन मेड, एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात की जा रही है, दैट इज रूल। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका शुड बी द रूल। फिर रादर की बात करें, रादर अगर एज अ कंजंक्शन पेयर देखें, एज अ कंजंक्शन पेयर देखें तो यहां पे रादर के साथ हमेशा देन आता है, न कि द एक्सेप्शन। तो यहां पे क्या होना चाहिए था, रादर देन एक्सेप्शन। नो इंप्रूवमेंट का सवाल ही नहीं है, यहां पे शैल कर दिया है। should be the rule rather than the exception, या should be a rule rather being the exception, तो यहाँ पे being भी नहीं होगा। तो rather आप than लिखो, लेकिन साथ में than के the तो लिखो ही, लेकिन than का भी जरूरत है। तो rather than the exception यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि should be the rule rather than the exception। तो इसको कौन सा पार्ट इंप्रूव करेगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इस इनकरेक्ट पार्ट को करेक्टली इंप्रूव करेगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नोइंग द पर्टिकुलर थिंग्स दैट मोटिवेट ईच पर्सन। मतलब आप कुछ पर्टिकुलर चीजों को अगर जानते हैं जो हर एक इंसान को कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है, हेल्प यू एड पावर टू देयर मोटिवेशन। उनके मोटिवेशन में कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती है कि आपको एक एनर्जी मिलती है। ठीक, अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये जानना कि जो भी पर्टिकुलर थिंग्स हैं जो मोटिवेट करती हैं, तो नोइंग के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो सिंगुलर आपका यहाँ पे यूज हुआ है, एज अ सिंगुलर जेरेंड यूज हुआ है। तो अकॉर्डिंगली आपकी ये जो वर्ब है दैट विल ऑल्सो गो सिंगुलर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो हेल्प यू टू ऐड पार, टू नहीं, हेल्प यू एडिंग पार, नो, नो इंप्रूवमेंट जरूरत ही नहीं है, हेल्प्स यू ऐड पार। तो यहाँ पे हेल्प्स यू एडिशनल पार की भी जरूरत नहीं है, इट वुड बी हेल्प्स यू ऐड पार, क्योंकि हेल्प आपका एक प्लूरल वर्ब है, इसीलिए इसमें जो करेक्शन की रिक्वायरमेंट है और इसको जो पार्ट जो ऑप्शन इंप्रूव कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट देखो, life is more thriving towns is intimately connected with the local trades and and industries। तो लाइफ क्या है, बहुत ज्यादा थ्राइविंग हो जाती है। एक बात बताओ, मोस्ट क्या है, यानी कि बिगेस्ट नंबर, और अगर सेंटेंस देखोगे तो मोर बेसिकली अगर हम देखेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री में यूज हो जाता है ना। और यहाँ पे लाइफ क्या है,
थ्राइविंग टाउन्स मतलब पूरे ऑल टाउन्स की बात कर रहा है, जो लोकल ट्रेडर्स और इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ। तो जब ऑल टोटल की बात करता है, सो वी नीड अ सुपरलेटिव डिग्री ओवर हियर, क्योंकि ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि सारे टाउन्स की बात कर रहा है, तो आप ये मोर रॉन्ग होगा। इसकी जगह वी विल यूज मोस्ट थ्राइविंग टाउन्स। ज्यादातर टाउन्स में वो क्या है, इंटीमेटली वो कनेक्टेड है किससे, लोकल ट्रेडर से, लोकल ट्रेड्स यानी लोकल बिजनेसेस से और इंडस्ट्रीज से। सो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे मच भी नहीं लिखेंगे, मच मोर भी नहीं होगा, इट विल बी ऑप्शन नंबर 3 दैट इज मोस्ट, जो इस अंडरलाइन पार्ट को करेक्टली इंप्रूव करेगा। ठीक है, चल नेक्स्ट। केशव वॉज एंडाउड ऑन रेयर टैलेंट्स। देखो एंडाउड का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को किसी क्वालिटी के साथ कोई चीज गिफ्ट करते हैं तो वो होता है एंडाउड। ठीक है, तो जब हम एंडाउड की बात करते हैं तो एंडाउड के साथ जो प्रेपोजिशन यूज होता है वो ऑन नहीं होता। पहली चीज, जो केशव है उसके अंदर ही हैज बीन गिफ्टेड विद रेयर टैलेंट्स, उसको कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड है कोई चीज। तो व्हेन यू आर गॉड गिफ्टेड, कोई चीज बहुत सारे टैलेंट के साथ आपके अंदर भरी हुई है ना, तो यहाँ पे एंडाउड ऑन रेयर टैलेंट्स नहीं, उस पर निर्भर नहीं है, ही हैज बीन गिफ्टेड विद। तो करेक्ट प्रीपोजिशन जो होगा दैट वुड बी विद, ना कि ऑफ, अपॉन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसको करेक्टली क्या करेगा, इंप्रूव कर देगा, जो ये अंडरलाइन पार्ट थोड़ा सा गड़बड़ है। तो केशव वॉज एंडाउड विद रेयर टैलेंट्स, राइट। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, 30 से 33। इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस इज गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड. 5 alternatives are suggested for the question. You have to choose the correct alternative out of the 5 and mark your answer. इन 5 ऑप्शन में से आपको करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है और बताना है कि कौन सा ब्लैंक में करेक्टली फिल हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन, she got a lucrative job of a translator because she was in French. lucrative मतलब बहुत ही अच्छी जॉब उसको मिली है, एक बहुत ही अच्छी जॉब मिली है ना। तो यहाँ पे डेफिशिएंट, डेफिशिएंट मतलब क्या होता है, किसी चीज की कमी, शॉर्टेज, या एक तरीके से कहते हैं डेफिशिएंसी, जैसे कि लॉस, है ना। डेफिशिएंट की अगर हम बात करें तो कहते हैं व्हेन यू आर नॉट हैविंग एनफ मनी, यानी कि कहीं ना कहीं एक तरीके से लॉस है या नॉट एनफ, शॉर्टेज है चीजें। एंड हम बोलते हैं प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट मतलब आप किसी चीज में आपको महारत हासिल है, किसी लैंग्वेज में, जैसे कि हम बोल दें कि शी इज प्रोफिशिएंट इन लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उसको लिक्रेटिव जॉब किसकी मिली, ट्रांसलेटर की। ट्रांसलेटर मतलब किसी भी लैंग्वेज को आसानी से वो ट्रांसलेट कर सकती है। तो प्रोफिशिएंट से बेटर वर्ड तो कोई और हो नहीं सकता, क्योंकि एफिशिएंट की जब हम बात करते हैं, चाहे वो सिस्टम हो चाहे वो मशीन हो, है ना। एफिशिएंट हम सिस्टम या मशीन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। दैट यू कैन कह सकते हैं एक तरीके से, यू कैन अचीव मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी विद मिनिमम एफर्ट्स। बहुत कम एफर्ट से आप मैक्सिमम चीजों को इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एफिशिएंट वो हो गया, तो ये भी एप्रोप्रिएट है। सफिशिएंट मतलब एडिक्वेट, यानी कि चीजें एनफ है एकदम। और मैग्निफिसेंट का अगर मतलब हम देखें तो मैग्निफिसेंट यहाँ पे क्या होता है, चीजें जो मैग्नीफाई करते हैं आप। तो यहाँ पे अगर आप करेक्ट वर्ड देखेंगे टू बी फिल्ड ओवर हियर, दैट इज वाज प्रोफिशिएंट इन फ्रेंच, इसलिए उसको बहुत ही अच्छी एक फ्रेंच ट्रांसलेटर की जॉब ऑफर हुई। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द कमिटी रीच्ड डिसीजन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन। जो कमिटी है वो किस पे पहुंची, एक पर्टिकुलर डिसीजन में बात पहुंची, तो यानी कि जिससे कि चेयरमैन का अपॉइंटमेंट किया जा सके। तो एक बात बताओ, यूनानिमस मतलब क्या होता है, यानी कि टुगेदर, दैट इज नॉट डिवाइडेड। कंपैटिबल, कंपैटिबल मतलब जो चीजें एक साथ होती हैं, एक जैसी होती हैं, है ना, दैट अकर्स टुगेदर। ये भी एक चीज होगी दैट एग्जिस्ट टुगेदर। अगर एन एग्जाम्पलरी बोलें, एग्जाम्पलरी मीन्स यू, आप एक उदाहरण सेट कर रहे हो, यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल, राइट, आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, तो वो होता है एग्जाम्पलरी। ठीक, और जब हम अग्रीएबल बोलते हैं, यानी कि आप किसी चीज एक अग्रीमेंट में पहुंचे हैं, यू आर अग्रीइंग इन समथिंग,
प्रैक्टिकल मतलब कुछ चीजें प्रैक्टिकल हैं। तो कमिटी किस में पहुंची, एक अग्रीएबल डिसीजन में पहुंची या यूनानिमस डिसीजन में पहुंची? तो ऑब्वियसली अग्रीएबल नहीं, एक यूनानिमस डिसीजन होता है जिसमें सबका मत एक है, ठीक है। तो यूनानिमस वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन। कुछ लोग कहेंगे अग्रीएबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेटा यहां पे हमें एक अग्रीएबल वर्ड चाहिए ही नहीं था, हमें अग्रीएबल वर्ड नहीं चाहिए था, ठीक है, क्योंकि अग्रीएबल की अगर हम बात करते हैं ना तो कहीं ना कहीं आपका एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है और हमें एडजेक्टिव की यहाँ पे नीड नहीं है, ठीक है, हमें एक आपके नाउन की नीड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इंडिया मस्ट डील विद द मिलिटेंट्स विद एन हैंड टू क्वेल एंटी नेशनल एक्टिविटीज। जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज हैं, है ना, उनके लिए एक हैंड की जरूरत है। कैसे? इम्पॉसिबल, जो संभावना जिसकी नहीं है, इमेजिनरी, जिसको आप इमेजिन करते हैं, चीजों को दिमाग में सोचते हैं, ठीक है, आयरन, एक लोहे वाले हाथों की जरूरत है, इनपैल्पेबल मतलब चीजें जो इंटेंजिबल हैं, और ये ऑप्शन रिपीट है, इसको हटा दो। तो यहां पे कैसे हाथ की जरूरत है? इमेजिनरी हैंड और व्हाट, बल्कि आयरन हैंड की जरूरत है टू क्वेल, जिससे कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज जो है वो उसमें अच्छे से डील कर सके, ठीक है। नेक्स्ट, एवरीबडी एडमायर्स हर, सबका उसकी प्रशंसा करता है, क्यों? बिकॉज शी इज दी ऑफ बेनेवलेंस, है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे बेनेवलेंस की बात कर रहा है, तो बेनेवलेंस क्या होता है? होस्टाइल होता है, ये क्या होता है? अगर आप बेनेवलेंस की बात करते हो तो यहाँ पे ये वर्ड कई बार आपके बैंक के एग्जाम में तो आता ही आता है, ठीक है, बैंक के एग्जाम में ये वर्ड आता ही आता है। इसका मतलब अगर हम बोले कि आप किसी का जब बेहतर करना चाहते हो, किसी का कुछ अच्छा करना चाहते हो, यू आर बीइंग काइंड एंड जेंटल टू एनीबडी, इसका मतलब होता है काइंड और जेंटल। वो इतनी ज्यादा काइंड और जेंटल है कि सबको इसकी प्रशंसा करता है। तो पहला वर्ड यहाँ पे है एग्नोस्टिक। अगर हम एग्नोस्टिक की बात करते हैं, है ना, तो एग्नोस्टिक क्या होता है? एग्नोस्टिक अ पर्सन इज अ पर्सन हु बिलीव्स दैट नथिंग इज नोन, कि कोई चीज उसकी जानकारी में है या कैन बी नोन फॉर द एग्जिस्टेंस या नेचर ऑफ गॉड है, ठीक। अगर हम क्विंटेसेंस की बात करते हैं, क्विंटेसेंस मतलब दैट इज द मोस्ट परफेक्ट और टिपिकल एग्जाम्पल, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? मोस्ट परफेक्ट। एपोस्टेट, एपोस्टेट वैसे तो देखा जाए आपका एक ये भी नाउन है जो चीजों को क्या करता है, किसी रिलीजियस को या पॉलिटिकल बिलीफ को या प्रिंसिपल को ज्यादातर मानता है। पर्सन हु रिनाउंसेस पॉलिटिकल बिलीफ्स या ओपिनियन। रिगल, रिगल वर्ड आप लोगों ने मेरे साथ वोकैबुलरी के एक सेशन में अगर आप जुड़ते हैं तो उसमें ये यूज होता है आपका रिगल वर्ड, और मॉर्निंग 8 AM पे आपका एडिटोरियल का सेशन होता है, उसमें भी आप लोग जुड़ा करें। रिगल का मतलब होता है कि चीजों को ट्विस्ट कर देना। क्या कर देना? ट्विस्ट कर देना, तोड़ मरोड़ कर देना। यहां पे क्या होगा? शी इज दी व्हाट, दिस इज द मोस्ट एक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ बेनेवलेंस, काइंड, जेंटल, दया की एक मूर्ति जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो परफेक्ट एग्जाम्पल यानी कि परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 2 एज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? यू हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम यानी कि जस्ट उसका अपोजिट। तो जब हम अपोजिट की बात करते हैं तो एक बात बताओ, वर्ड क्या दिया हुआ है? एरोगेंस। एरोगेंस हम बोलते नहीं, बहुत तुम में बहुत एरोगेंस है, यू आर एन एरोगेंट पर्सन, यानी कि बहुत ज्यादा घमंडी, है ना, बहुत ज्यादा क्या होते हैं? घमंडी जो होते हैं, मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग एरोगेंट। तो घमंडी का जस्ट उल्टा क्या होगा? परोपकारी, दयालु। तो स्वीटनेस, ह्यूमिलिटी, सुपीरियोरिटी, वैनिटी या स्मार्टनेस, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली जिसके अंदर इंसानियत है, एरोगेंट नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए ह्यूमिलिटी से बेटर वर्ड कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि स्वीटनेस मतलब होता है मिठास, सुपीरियोरिटी मतलब जो सुपीरियर है एकदम, ठीक है, और वैनिटी का मतलब होता है एक्सेसिव प्राइड, मतलब वही चीज एक घमंडी के सेंस में ही यूज हो जाता है। तो ये तो इसका सिनोनिम ही हो जाएगा। करेक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? ह्यूमिलिटी, राइट। चलो नेक्स्ट, मीगर, हम कहते हैं ना बहुत ही मीगर रिसोर्सेज है, मतलब व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ समथिंग, किसी चीज की कमी हो जाती है, यू आर लैकिंग, और शॉर्टेज किसी चीज में हो जाए या लैकिंग
in quantity or you can say it as quality, right? प्रीमियम की बात अगर हमने कर दी तो प्रीमियम यहाँ पे समथिंग कि आपको कोई चीज एकदम प्रीमियम लेवल पे मिल रही हो, ठीक। और प्लेंटीफुल मतलब प्लेनिट्यूड, इससे रिलेटेड तो वर्ड आपने कई सारे पढ़े हैं। कोई चीज जो एक्सेस में है, बहुत ज्यादा है ना। स्कैंटी भी कमी को बोलता है, इनएडिक्वेट भी कमी को बोलता है, इंटेलेक्चुअल तो इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। तो ये दोनों तो इसके क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। हमें चाहिए क्या था, एंटोनिम, तो ये आपका करेक्ट इसका एंटोनिम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं परप्लेक्स। परप्लेक्स का आपको सिनोनिम बताना है। परप्लेक्स को हम बोल सकते हैं व्हेन यू आर इन कंफ्यूजन, आप बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, है ना। कंफ्यूज के अलावा आप और क्या बोल सकते हैं, मर्डर्ड होते हैं, है ना। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की चीजें इसमें क्रिएट हो जाती हैं। और डिसीव मतलब क्या होता है, किसी को ट्रिक करना, किसी के लिए प्रैंक करना। बिविल्डर मतलब कंफ्यूजन, यही इसका करेक्ट सिनोनिम है। और जब आप सरप्राइज होते हैं इट मीन्स आप एस्टोनिश्ड हैं, आपको किसी चीज आप एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। जैसे मान लो आपको बर्थडे पार्टी मिल गई, है ना, तो आप एकदम से शॉकिंग हो, अरे मेरे लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी है। और चीजें अगर कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि आप बहुत चीजें कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, हाई से यहाँ पे कोई मतलब नहीं। तो बिविल्डर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, डेफर। डेफर का भी आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। देखो बेटा, जब डेफर की बात करते हैं ना, इसका मतलब आप चीजों को क्या कर रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो। ड्रेड क्या होता है, द समथिंग विच इज डेड और हार्मफुल, है ना। ड्रेड क्या होता है, जहां पे दैट इज यू कैन से इट एज एंटिसिपेट विद ग्रेट एप्रीहेंशन, जो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। ड्रेड यानी हार्म से रिलेटेड है। डिक्टेट, आप कोई चीज डिक्टेट कर रहे हो। डिले मतलब देरी करना। डेस्पेयर की अगर हम बात करें तो डेस्पेयर क्या होता है, दैट इज अ कंप्लीट लॉस और एब्सेंस ऑफ होप। लॉस ऑफ होप हम बोल सकते हैं, कोई आशा नहीं रह गई। इंपॉर्टेंट मतलब कोई चीज इंपॉर्टेंट है। पोस्टपोन मतलब आगे कर देना। तो डिले का मतलब ही वही हो गया ना, देरी करना। तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, इन दिस सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट। आपको इस सेंटेंस में वो सेंटेंस सेगमेंट आइडेंटिफाई करना है विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, जिसमें आपकी एक ग्रामेटिकल एरर है। क्या लिखा है, 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट फॉर अ चाइल्ड। अगर आपको याद हो, कोई भी मेजरमेंट, वेट, हाइट, डिस्टेंस, इन सब की जब कभी भी बात होती है, अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी इसका रूल पढ़ा होगा, है ना, कि मेजरमेंट, वेट, हाइट, डिस्टेंस, इन सब की अगर बात होती है, सो ये दो तरीके से चलते हैं, सिंगुलर भी चलते हैं और प्लूरल भी चलते हैं। कैसे, अगर दे हैव बीन कवर्ड, अगर ये चीजें कैसे कवर हुई हैं, अगर ये चीजें इन वन वे अगर हैं, तो अकॉर्डिंगली आपकी वर्ब क्या लगती है, सिंगुलर। लेकिन अगर दो तरीके से है तब आपकी वर्ब क्या लग जाएगी, प्लूरल, क्योंकि तब इस केस में वो दो तरीके से ट्रीट होगा। जैसे लिखा है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का जो रास्ता है, अब यहां पे आर यूज कर दिया। अभी हमें नहीं पता कि आर आएगा या नहीं आएगा, कैसे पता चलेगा, लॉन्ग डिस्टेंस है टू कवर ऑन फुट, कि बहुत लंबा डिस्टेंस है कि पैरों पे इसको बच्चे पैरों से चल के जा सके। सिंगल वे है, सिंगल वे है ना। तो यहां पे जब सिंगल वे है, सिंगल वे है, तो आपकी वर्ब यहां पे क्या होनी चाहिए थी, इस, यानी कि सिंगुलर। तो किस पार्ट में एरर हो गई, इस पार्ट में। तो ये होना चाहिए था 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट फॉर अ चाइल्ड। तो यहां पे आपकी एरर हो गई फर्स्ट पार्ट में, अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट रूल। रूल आपने पढ़ा है और अब हमने आपको फिर से रिवाइज करा दिया, बता दिया कि यहां पे इस रूल के अकॉर्डिंग ये चेंजेस
हो रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। देयर इजंट मेनी राइस लेफ्ट इन दी हाउस सो वी मस्ट रिप्लेनिश आवर स्टॉक सून। हमें अपना स्टॉक फिर से क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। क्यों? ज्यादा चावल नहीं बचे ना। जब हम राइस की बात करते हैं, ग्रेन्स की, कोई भी ग्रेन की बात करें, पल्सेस की बात करें, है ना, इन सबको क्या ये काउंट कर सकते हैं? ये पहली बात तो मटीरियल नाउन है, और मटीरियल नाउन ऑलमोस्ट आपके क्या होते हैं? अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर भी होंगे। अब यहां पे देखो गलती कहां पे है, यहां पे लिखा गया है मेनी। मेनी कैसा नाउन है? मेनी यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन्स, इट इज यूज फॉर काउंटेबल नाउन्स, ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पे जब मेनी लिखा है और राइस है तो इसके अकॉर्डिंग ये तो रॉन्ग हो जाएगा। यहां पे क्या होना चाहिए था? मच, जो कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। अनकाउंटेबल नाउन यहां पे क्या है? राइस। इसके लिए हम यूज करेंगे मच, कि देयर इजंट मच राइस लेफ्ट इन द हाउस सो वी मस्ट रिप्लेनिश आवर स्टॉक सून। तो एरर इसमें निकली मेनी वाले में, और ये पार्ट कहां दिया हुआ है आपका? फर्स्ट में। फर्स्ट तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, राइट। चलिए नेक्स्ट। द हार्डनिंग क्रिमिनल्स आर द लास्ट टू फील क्वाल्म्स while committing cruel deaths। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि एरर क्या होगी। कई लोगों को तो यहाँ पे कुछ चीजें समझ में ही नहीं आ रही होंगी, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है क्वाम्स। क्वाम्स मतलब एक काइंड ऑफ अ फीलिंग होती है, लिखा है ना टू फील क्वाम्स, है ना, यानी कि एक ऐसी फीलिंग ऑफ डाउट, या फिर आप परेशान हो जाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं आप, बहुत ज्यादा डाउट में हो जाते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे क्या लिखा है? द हार्डनिंग क्रिमिनल्स। एक बात बताओ, क्रिमिनल्स इज अ नाउन, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा? एक एडजेक्टिव ही है विच मॉडिफाइज नाउन, यस और नो, और हार्डनिंग क्या है आपका? एक वर्ब है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा? अगर हम देखेंगे हार्डन मतलब क्या होता है? दैट इज वेरी एक्सपीरियंस्ड। अगर हम यहां पे बोलते हैं हार्डन, ये क्या है? एक एडजेक्टिव है, क्वालिटी है, यानी कि वेरी एक्सपीरियंस्ड। जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस क्रिमिनल्स होते हैं, दे आर द लास्ट टू फील डाउट और वरी व्हाइल कमिटिंग क्रूअल डीड्स। मतलब जो क्रूरता है उसको करने में कहीं ना कहीं वो एक पॉइंट भी नहीं सोचते। तो हार्डनिंग यहां पे नहीं होगा, यहां पे होना चाहिए था हार्डन्ड। ठीक है, द हार्डन्ड क्रिमिनल्स आर द लास्ट टू फील क्वाल्म्स व्हाइल कमिटिंग क्रूअल डीड्स। अगेन हमारी एरर कहां पे हो गई? फर्स्ट पार्ट में। तो जब फर्स्ट पार्ट में एरर है तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे? हम मार्क भी वही आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर 1, yes or no। चलिए नेक्स्ट। Once the heaven of Qutub Kashmir Valley is now in place haunted by terrorism। terrorism मतलब क्या होता है? आतंकवाद। ठीक है, यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है, क्यूट तो सभी जानते हैं, लेकिन अगर क्यूट यूज हो जाता है, क्यूट का मतलब क्या होता है? दैट इज अ स्टेट ऑफ स्टिलनेस, कामनेस एंड क्वाइट, है ना। दिस इज अ स्टेट ऑफ कामनेस, शांति भरा, और स्टिलनेस, स्थिरता जिसमें होती है। सो वंस दी हेवन, एक बार जो हेवन ऑफ क्यूट्यूड है कश्मीर का, कश्मीर वैली का, अब वो कहीं ना कहीं आतंकवाद से डरा हुआ है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है? इज नाउ एन प्लेस। एक बात बताओ, प्लेस क्या है? प्लेस का पी जो है इट इज गिविंग अ पहली बात तो ये कॉन्सोनेंट भी है और कॉन्सोनेंट साउंड भी है, तो हाउ कैन वी यूज एन विद इट? यहीं पे एरर है, तो ये एन रिमूव कर देंगे। यहां पे क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सॉरी, अ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो एरर हमारी कहां दी हुई है? इस पार्ट में, यानी कि ये पार्ट दिया मैं ऑप्शन नंबर 2 में, तो आंसर भी हम मार्क करेंगे क्या? ऑप्शन नंबर 2 एज द करेक्ट आंसर, राइट? क्लियर?
चलो नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 4 जंबल सेंटेंसेस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। अब ये है आपका रीअरेंजमेंट, किसका है ये क्वेश्चन? और रीअरेंजमेंट का रूल होता है कि ओपनिंग सेंटेंस शुड बी अ नाउन और प्रोनाउन, नॉट अदर देन एनीथिंग, राइट? सो अकॉर्डिंगली आप क्या देखोगे यहाँ पे, रीअरेंज करते हैं। 42 क्वेश्चन नंबर ABCD दिया हुआ है, पढ़ते हैं। द ब्रेन इज एक्टिव टू ड्यूरिंग स्लीप, मतलब सोते समय भी ब्रेन हमारा एक्टिव होता है, सेंडिंग मैसेजेस फॉर द हार्ट टू बीट रेगुलरली, यानी हार्ट को मैसेजेस देता रहता है कि भैया तुम्हें धड़कते रहना है, तुम्हें एकदम से नहीं सो जाना है। However, the body utilizes the sleeping time effectively. We spend out 1/3 of our time sleeping. It produces energy and releases hormones for repair and growth during the night. अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? अगर पैसेज में देखें, जो आपके बॉडी फंक्शंस हैं कि आपका सोने के दौरान क्या क्या चीजें होती हैं, तो अगर आप देखेंगे तो द ब्रेन इज एक्टिव टू ड्यूरिंग स्लीप, स्लीप से रिलेटेड है, तो पहले स्लीप के बारे में कुछ बताओ। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि वी स्पेंड अबाउट 1/3 ऑफ आवर टाइम इन स्लीप, 1/3 हिस्सा हाँ अपना सोने में गुजारते हैं, और उस समय हमारा जो ब्रेन होता है वो भी काफी ज्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि वो हार्ट को मैसेजेस देता है। क्या फंक्शन बता रहे हैं ब्रेन का? कि वो हार्ट को मैसेजेस देता है जब हम सो रहे होते हैं कि यू हैव टू बीट रेगुलरली। देन उसके बाद इसीलिए जो पूरी बॉडी है वो यूटिलाइज करती है स्लीपिंग टाइम इफेक्टिवली, और इट प्रोड्यूसेस एनर्जी एंड, और स्लीपिंग टाइम हमारा अच्छा होता है तो बॉडी क्या करती है, एक एनर्जी प्रोड्यूस करती है, हार्मोन्स रिलीज करती है ताकि वो रिपेयर हो सके, ग्रोथ ड्यूरिंग दी नाइट। तो इसका करेक्ट हमारा क्या हो गया? CABD इसका करेक्ट, CADB इसका अगर हम देखेंगे तो करेक्ट अरेंजमेंट नहीं होगा, ऐसा लोगों को लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो B जो हाउएवर है ना, इसके बाद आपका ये आएगा, क्योंकि अगर ब्रेन के बारे में बात कर दोगे तो वो इससे कनेक्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए आपका ये सेकंड हो जाएगा कि हाउएवर द बॉडी यूटिलाइजेज द स्लीपिंग टाइम, इसीलिए बॉडी क्या करती है, स्लीपिंग टाइम को इफेक्टिवली यूज करती है। अब बताओगे कि ब्रेन क्या करता है और उसकी वजह से उसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है? सो इट प्रोड्यूसेस एनर्जी ड्यूरिंग द नाइट, ये हो जाएगा आपका थर्ड, और आपका ये हो जाएगा फोर्थ। पलट गई काया, तो ये आपका करेक्ट होगा। कई लोग इसको जोड़ लेते हैं बट ये रॉन्ग है, तो CBD इसका करेक्ट अरेंजमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, but they faced grave danger if they tried to criticize these decisions. लेकिन उन्होंने काफी ज्यादा एक भयावक, ग्रेव मतलब बहुत ज्यादा डरावना, एक डेंजर भयावक चीज फेस करी है अगर वो इन डिसीजंस को क्रिटिसाइज करते हैं। द नेशनलिस्ट नाउ बिगिन टू ओपनली क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। जो नेशनलिस्ट हैं अब वो कहीं ना कहीं शुरुआत कर रहे हैं ओपनली क्रिटिसाइज करने की जो ब्रिटिश की पॉलिसीज हैं। The freedom movement changed this situation. Under colonial rule अगर देखा जाए, people had lived in fear of the British government. Colonial rule में जो लोग थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार के डर के अंदर, डर में रहते थे, and did not agree with many of the decisions that they took. और अग्री भी नहीं करते थे लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते थे, है ना, कुछ कर भी नहीं सकते थे। अब ये पैसेज जो बेस्ड है वो किस पे है? ब्रिटिश का जब शासन था, तो यहाँ पे फ्रीडम मूव्ड चेंज्ड दिस सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि कौन सी सिचुएशन की बात करेंगे? अंडर कॉलोनियल रूल की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन बट दे फेस ग्रेव डेंजर, है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो डी पहला हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, तो सी वुड बी द फर्स्ट वन। इसी से रिलेट करता हुआ आपका ए आ जाएगा, बट दे फेस ग्रेव डेंजर, और फिर उसी को बोलेंगे जो नेशनलिस्ट हैं नाउ बिगिन टू ओपनली क्रिटिसाइज दी पॉलिसीज, क्योंकि वो उनके डिसीजन से अग्री नहीं करते थे, इसीलिए आपका जो फर्स्ट वाला होगा वो करेक्ट अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट, अब 44 से 48 तक यानी कि बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो पैसेज पे बेस्ड हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है एंड देन आंसर करना है। चलिए रीड करते हैं। वन ऑफ द ग्रेट डिल्यूजन्स of modern times is the prevailing belief
that we are more civilized than our ancestors. Ancestors कौन होते हैं? जो हमारे पूर्वज होते हैं. ठीक, जो हमारे पूर्वज होते हैं उनको लेकर के एक बात कही गई, ठीक है, कि जो एक बहुत सारे डिल्यूजन्स जैसे हमारे दिमाग में चलते हैं, एक बिलीफ ऐसा चलता रहता है ना, जो कि क्लियरली कहीं ना कहीं फॉल्स भी हो सकता है. मॉडर्न टाइम से चला आ रहा है कि जो एक प्रिवेलिंग बिलीफ है, चला आ रहा जो ट्रेडिशन में है, वो ज्यादा सिविलाइज्ड हो गया है हमारे पूर्वजों से. एट नो अदर पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, अगर मैनकाइंड की पूरी पीरियड हिस्ट्री देख ली जाए, सो द वर्ड सिविलाइजेशन बीन सो ऑफन मिसयूज्ड एंड मिसअंडरस्टूड. जो वर्ड सिविलाइजेशन है उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड किया गया है ना. कहते हैं ना सभ्यता, सभ्यता किसे कहते हैं? सिविलाइजेशन क्या होता है? सभ्यता होती है जिसको मिसयूज किया गया है और मिसअंडरस्टूड किया गया है. इट इज नॉट इन द अबंडेंस ऑफ मटेरियल अलोन दैट सिविलाइजेशन लाइज, नीदर डज इट कंसिस्ट ऑफ द एडवांस ऑफ साइंटिफिकल नॉलेज. However amazing that may be, the invention and discoveries of science have undoubtedly brought unheard of blessings and comfort to us. कहीं ना कहीं अगर सभ्यता के बारे में हम बात करें, इतनी ज़्यादा जो साइंटिफिक नॉलेज है वो अमेजिंग हो सकती है, हर चीज़ अच्छी हो सकती है, लेकिन जो इन्वेंशंस और डिस्कवरीज हुई हैं साइंस की, वो कहीं ना कहीं दे हैव अनडाउटेडली ब्रॉट अनहर्ड ऑफ ब्लेसिंग्स एंड कंफर्ट टू अस. हम लोग अब विज्ञान की तरफ बढ़ने लगे हैं. हम कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता, पूर्वज जो कह रहे हैं वो सब ऐसे ही है, बट दे आर नॉट सिविलाइजेशन इन अ स्पेशल वे ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. लेकिन वो कहीं ना कहीं सिविलाइजेशन नहीं है अगर हम ह्यूमन बिहेवियर की बात करें, उनके विचारों की बात करें, उनकी फीलिंग्स की बात करें. द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ सिविलाइजेशन, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है सभ्यता यानी कि सिविलाइजेशन की, वो किस पे डिपेंड करती है? दैट लाइज इन द स्पिरिट एम in his attitude to himself, to his fellow men and life as. जैसा हमारा जीवन है, हमारी जो सोल है, स्पिरिट है, हमारा जो खुद के प्रति एक एटीट्यूड है ना, और इरिटेट भी बोल सकते हैं. सो लुकिंग एवरीवेयर अराउंड अस टुडे, आज हम अपने आसपास कहीं भी देखते हैं, यू विल फाइंड दैट मैन हैज मेड नो प्रोग्रेस सिंस द डॉन ऑफ द हिस्ट्री. हिस्ट्री, इतिहास से अगर देखा जाए, इसका इतिहास गवाह है कि इसमें कोई भी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली. On all the highest pillars in the cities of the world, you will find the figure of a conqueror or a general soldiers. We know far more about one killers and destroyers than about our saviors and saints. The heroes of war are the heroes of the world. हम आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा उन सोल्जर्स के बारे में जानते हैं, इसने रूल किया था, इसने शासन किया था, इसने ये चीज़ हथिया ली, इसने ये चीज़ कर लिया, है ना. इन सब चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, ये नहीं सोचते हैं जो हमारे सेवियर्स थे, साधु संत थे, इनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है. राइट तो ये एक छोटा सा पैसेज था एक तरीके से कह सकते हैं वन पैराग्राफ का पैसेज था. ठीक है, कभी कभी ऐसे आ भी जाते हैं. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इन्वेंशंस के बारे में बात पूछी गई है. व्हाट हैव साइंटिफिक इन्वेंशंस गिवन टू मैनकाइंड. साइंटिफिक इन्वेंशंस ने मैनकाइंड को क्या दिया है? वेल्थ, ब्लेसिंग्स एंड कंफर्ट्स, सिविलाइजेशन, डिस्ट्रक्टिव वेपन्स या नन ऑफ द अबव. तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ब्लेसिंग और कंफर्ट की बात की गई है. साइंस इन्वेंशंस ने सिर्फ ब्लेसिंग्स दी हैं और कंफर्ट दिया है. ठीक है, सभ्यता नहीं दी, सिविलाइजेशन नहीं दिया. नेक्स्ट, डज द राइटर थिंक दैट वी आर मोर सिविलाइज्ड देन आवर एंसेस्टर्स. जो ऑथर है पैसेज का, उसने तो फर्स्ट लाइन में ही ये बात बोल दी थी कि हम ज्यादा सिविलाइज हैं, बल्कि हम सिविलाइज नहीं है अपने एंसेस्टर से ज्यादा. So there will be no, फर्स्ट लाइन में ही ये चीज मेंशन थी. फिर से देख सकते हो कि वन ऑफ द ग्रेट डिल्यूजन्स ऑफ मॉडर्न टाइम इज द प्रिवेलिंग बिलीफ दैट वी आर मोर सिविलाइज्ड देन आवर एंसेस्टर्स. मतलब ये एक क्या है? डिल्यूजन है, फॉल्स, दिमाग में जो चल रही है चीजें. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज अ सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द ऑथर. अकॉर्डिंग टू द ऑथर सिविलाइजेशन है क्या? सभ्यता बेसिकली है क्या? वे ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, थॉट एंड फीलिंग, possession of all the material, inventions and discoveries, या another form of affluence, या 1 and 3 both. तो अगर आप इसका आंसर देखोगे तो इसका आंसर है जिस तरीके से ह्यूमन बिहेव करते हैं, उनके विचार, उनकी फीलिंग, ये सारी चीजें ही सभ्यता कहलाती हैं. दैट इज द वे ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, थॉट एंड फीलिंग. नेक्स्ट, what are the real, sorry, who are the real heroes of the world. रियल हीरोज कौन है? हीरोज ऑफ द सी, मूवीज, वॉर, वाटर. ऑब्वियसली जो युद्ध में हमारे लिए लड़े, हु आर द सेवियर, जो क्या है?
सेवियर हैं, है ना, वो जो युद्ध में हमारे लिए लड़े. सो द हीरोज ऑफ द वॉर आर द रियल हीरोज ऑफ द वर्ल्ड. पैसेज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज द वाइटल क्वालिटी ऑफ सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन. कौन से ऐसे फॉलोइंग फैक्टर्स हैं जिनकी एक वाइटल क्वालिटी है सभ्यता की, जिसपे डिपेंड करते हैं लोग, है ना. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ऑफ मैन, man's desire to conquer nature, management of resources या attitude of man towards its fellow man. Obviously जो एक इंसान का एटीट्यूड होता है उसके फेलो मैन के लिए, वो होता है इसका करेक्ट आंसर. दैट इज द वाइटल क्वालिटी ऑफ सिविलाइजेशन, उस पे जो डिपेंड करती है. ठीक, चलो नेक्स्ट. गिवन बिलो आर 4 sentences, 3 of which are jumbled. 4 सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें से 3 जम्बल्ड फॉर्म में है, बाकी ऑलरेडी अरेंज है. बाकी क्या है, ऑलरेडी अरेंज है, यानी कि आपको वो ऑप्शन चूज करना है, करेक्टली इनको कहीं ना कहीं अरेंज ही करना है. सो इज देयर अ केमिस्ट नियर बाय, you will find a big chemist shop under 100 meters up the road on the right hand side. Yes madam, it's about 3 minutes walk from here. Take the first right turn, then take the second turn to the left. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका करेक्ट अरेंजमेंट क्या होगा, क्योंकि एक ही इधर से उधर है. तो पहले कोई पूछता है कि इज देयर अ केमिस्ट नियर बाय, तो यहाँ पे वो कोई बंदा उनको बताता है कि राइट हैंड साइड में अगर 100 कदम की दूरी पे आप जाएंगे तो वहां पे मिल जाएगी. अब आप यहाँ पे नहीं बोलोगे यस मैम मैडम इट्स अबाउट राइट, पहले तो बोलोगे, आप उनको पूरा रास्ता बताओ कि टेक द फर्स्ट राइट टर्न, पहला राइट टर्न लेना, एंड देन टेक द सेकेंड टर्न टू दी लेफ्ट, फिर लेफ्ट में लेना, फिर आप बताना कि यस मैडम इट्स अबाउट 3 minutes वॉक फ्रॉम हियर. यानी सी और डी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ए बी पहले ही रहेगा, तो ए बी के बाद डी सी हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट वुड बी ए सी डी बी. ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आप बोलोगे यस मैडम, तो पहले मैडम बोलेंगी ना इज देयर अ केमिस्ट नियर बाय, तो आप बोलोगे ए सी. तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो हमने ये जैसा बताया यही मान लोगे. ठीक, जब आप देखोगे पहले तो किसी ने आपसे पूछा कि क्या कोई केमिस्ट नियर बाय, तो पहले क्या बोलोगे, हाँ मैडम है, 3 मिनट्स है, 3 मिनट वॉक करके आप यहां से जा सकते हैं. तब आप इसको लिखोगे ये, फिर आप बोलोगे आप पहला एक राइट टर्न लीजिए, ठीक है, देन सेकेंड टर्न लीजिए, देन उसके बाद आपको एक बिग केमिस्ट शॉप मिलेगी 100 meters अप द रोड ऑन दी राइट हैंड साइड. तो अकॉर्डिंगली देखोगे तो ACDB वुड बी द करेक्ट आंसर. राइट, समझ आया. चलिए नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ST, इमेक्युलेट. इमेक्युलेट इसका आपको बताना है सिनोनिम. इमेक्युलेट का मतलब क्या होता है, जो एकदम परफेक्टली नीट एंड क्लीन होती हैं चीजें, परफेक्टली नीट या क्लीन हो सकती हैं, तो वो होता है इमेक्युलेट, है ना. और टाइडी भी हम बोल सकते हैं, यानी कि अनसुलीड. ठीक, हम इसको क्या बोल सकते हैं. अब इम्परफेक्ट कोई चीज है तो ये तो इसका एंटोनिम हो गया. हार्मफुल अलग हो गया, डिक्शन एकदम अलग हो गया, क्योंकि अगर हम डिक्शन की बात करते हैं, इट इज द चॉइस एंड यूज ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस इन स्पीच और राइट, जो आप बोलते हो, चॉइस इन स्पीच और वर्ड्स. और अगर हम ग्रबी की बात करें तो ग्रबी भी आप सबके लिए एक नया वर्ड है. ग्रबी का मतलब क्या होता है, दैट इज कवर्ड विद डर्ट, जो गंदगी से कवर्ड रहता है. राइट, अनसुलीड क्या हो गया, इसका सिनोनिम हो गया, क्योंकि ग्रबी भी इसका एंटोनिम हो गया. ठीक है, तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज अनसुलीड. अनटाइडी जिसको हम बोलते हैं, चीजें एकदम जो साफ हो, क्लीन हो, है ना, उसके लिए हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर ST डिस्कशन. हम मिलेंगे नेक्स्ट ST के साथ with ST नंबर 47. टिल देन थैंक यू एवरीवन.